आज बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज अभी अभी खत्म हुई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सीरीज में इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। भले सीरीज इंडिया 2-1 से जीत गया, लेकिन मेरे ख्याल से मॉरली तो ये इंडिया की हार है। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि इन्होंने क्या किया कि ये लोग ये सोच रहे थे कि हम बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना के और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल 4-0 से लपेट के भेज देंगे वापस। लेकिन हुआ क्या कि इनके साथ उल्टा ही हो गया। ये भूल गए कि खुद को भी तो बैटिंग करनी है। अब जब खुद को भी उन्हीं विकेट्स पे बैटिंग करनी है तो देखिए, पहला टेस्ट तो ये जीत गए। पहले टेस्ट में एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने टीम भी गलत खिलाई और उनने वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया ही नहीं, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। और उसके बाद वो कुछ इतने ज्यादा घबरा गए कि मतलब उल्टे सीधे आड़े बल्ले के शॉट्स मार मार के वो खुद ही आउट हो गए। तो इस वजह से वो एक इनिंग और 132 रन से हार गए मैच। लेकिन दूसरी टेस्ट मैच में उनको फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया की पोल खुल गई, क्योंकि जहां उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया तो इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। और इंडिया के एक्सपोज होने के साथ मतलब आप ये देखिए कि टेल एंडर्स ने अगर बैटिंग नहीं की होती तो बिल्कुल इंडिया भी धराशायी हो ही गया था उस मैच में। उस मैच में सेकेंड इनिंग्स में जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है वो बहुत ही ज्यादा गलत की। उस टाइम अगर वो सीधे बल्ले से खेलते तो वो टेस्ट भी आसानी से जीत सकते थे। और फिर तीसरे टेस्ट मैच में तो आपको पता ही है कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ। इन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और स्पिन जो विकेट बना था उसका हवा इंडियन बैट्समैन के ऊपर ज्यादा पड़ गया। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि आप जब अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हो, आपको पता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लॉटरी है जो आपको मालूम नहीं है क्या आने वाला है, या कोई एग्जाम पेपर है जिसमें आपको पता नहीं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आपको तो सब कुछ पता था, पेपर आपने ही सेट किया था और पेपर सेट करने के बाद खुद ही फेल हो गए। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं और इंडिया बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है और इंडिया की जो प्लानिंग थी ये एकदम फेल हो गई। अच्छा, जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो इंडिया जीत गई उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी गलती समझी नहीं। एक्चुअली ये सोचने लगे कि ऑस्ट्रेलिया शायद इसी तरह से खेलता रहेगा और इनको खुद को स्पिन खेलना नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी ये समझे नहीं कि इनकी कमजोरी भी स्पिन है और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने इंडिया के स्पिनर से बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है इस पूरी सीरीज में, कोई माने या ना माने। आप पूरी सीरीज में अगर उठाकर देख लें तो नेथन लॉयन और मैट कुनिमैन और आपका टॉड मर्फी, इन तीनों ने जो टप्पा पकड़ के बॉलिंग की है वैसी इंडिया के किसी भी स्पिनर ने नहीं की है। और जब चौथे टेस्ट में जब फ्लैट विकेट आया तो इंडियन स्पिनर्स बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि अश्विन ने कोई 6 विकेट ले लिए थे उस टेस्ट मैच में, तो अश्विन ने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वो बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। वो तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होकर ही आउट हो गए और उन्होंने अपने गलत शॉट खेले। उसमें अश्विन की कोई कलाकारी नहीं थी। उस टेस्ट मैच में भी नेथन लॉयन ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है। भले उस बेचारे को 150 रन देके 3 ही विकेट मिले, लेकिन नेथन लॉयन ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है। आप उसका टप्पा देखिए, आप उसका जो ड्रिफ्ट है या फ्लाइट है बॉल में, वो अश्विन से कहीं बहुत ज्यादा अच्छी थी। अश्विन ने जो उस्मान ख्वाजा को बॉलिंग की है पहले दिन, मतलब उससे ज्यादा गंदी बॉलिंग तो मैंने अश्विन को कभी करते हुए नहीं देखा है। जडेजा के साथ भी यही था, पैर पे बॉल, ओवर पेच और दुनिया भर की फालतू की बॉलिंग। अब इसको कोई सीरीज का रिजल्ट देख के अगर खुश हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिन लोगों ने जरा सी भी क्रिकेट खेली है उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत भारी पड़ा है इस सीरीज में। और ऑस्ट्रेलिया अगर अगली बार थोड़ी सी ज्यादा ढंग से तैयारी से आए तो इनको लपेट के चला जाएगा वो। अब ये इंडियन थिंक टैंक को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और चौथे टेस्ट मैच के बारे में हमने 3-4 दिन तो बात की। 5वें दिन मैं इसलिए नहीं आया बात करने क्योंकि करने के लिए कुछ था ही नहीं। वहां मालूम था फट्टा विकेट बनाया हुआ है इन्होंने और उस पर कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो मैट कुनमैन को आउट करके ये थोड़े बहुत खुश हो गए और इनको लगा होगा शायद कि अब हम और भी निपटा देंगे, लेकिन इतना भी कुछ खराब बैटिंग विकेट नहीं था वो। मतलब वो तो खैर बैटिंग ही विकेट था। और लेबुशेन और स्टीव स्मिथ ने फिर उसके बाद और ट्रेविस हेड
ट्रेविस हेड ने बदकिस्मती से बेचारा आउट हो गया, वो 90 रन पे, नहीं तो मुझे लग रहा था कि वो तो 200 रन ठोक देगा उस दिन। स्टीव स्मिथ ने रोहित शर्मा से इस सीरीज में आखिरी के 2 टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी कप्तानी की। रोहित शर्मा का मुझे अफसोस है कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैच में कप्तानी करना आता नहीं है, और ये मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, क्योंकि आप अपने बॉलर्स को बोल नहीं सकते हो कि मुझे किस टप्पे पे बॉल चाहिए या क्या फील्ड सेट करना है। चौथे टेस्ट मैच में खासतौर पे जहां स्टीव स्मिथ ने आपके बैट्समैन के लिए रन बनाना बिल्कुल हराम कर दिया था, वहीं आपके बॉलर्स पैर पे बॉल किए चले जा रहे हैं। आखिरी टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि ये इतना ज्यादा फ्लैट विकेट है कि यहां पे विकेट्स लेना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैट्समैन के लिए रन बनाना मुश्किल कर दिया, लेकिन हमारे रोहित शर्मा को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मतलब पहले दिन के पहले घंटे से ही रोहित शर्मा को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस विकेट पे विकेट्स लेना मुश्किल है। उनके बॉलर जो हैं वो पैर पे खिलाते रहे और अल्टीमेटली उस्मान ख्वाजा से तो 180 रन बनवा दिए उन्होंने, उसमें से आधे रन उसके पैर पे और ओवर पिच बॉलों के ऊपर थे। जबकि स्टीव स्मिथ ने क्या किया, आपने देखा होगा, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन लाने की हद तक बैट्समैन को परेशान करके रखा था कि 7 बैट्समैन उन्होंने 7 फील्डर्स उन्होंने ऑन साइड में लगा दिए और उनके बॉलर्स मिडिल और लेग स्टंप पे ही बॉल कर रहे थे। तो ये रोहित शर्मा को समझ में नहीं आया और बाहर बैठे हुए राहुल द्रविड़ को भी समझ में नहीं आया। तो इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग जल्दी से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं पिच के हिसाब से। ये सीरीज तो खत्म हो गई और इस सीरीज में मुझे लगता है कि इंडिया जीत भले ही गई, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छी मॉरल विक्ट्री नहीं है ये, और इंडिया बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज ही हुआ है इसमें। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस लेने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने 2 टेस्ट हारने के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया। थोड़ा सा उनकी किस्मत साथ देती और अगर वो थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करते तो शायद वो सीरीज ड्रॉ भी कर सकते थे। तो खैर, अब इस सीरीज में एक जो केएल राहुल का और गिल का जो केस हुआ कि अल्टीमेटली केएल राहुल को निकाल के और गिल को टीम में लिया गया, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि यहां पे गाज गिरने वाली है केएस भरत के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मौका खो दिया है। ऋषभ पंत के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद जो उनको मौका मिला था उसमें उसका फायदा उन्होंने ज्यादा उठाया नहीं। उनको लास्ट टेस्ट मैच में जो उन्होंने 44 रन बनाए उसको उन्हें बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था, क्योंकि विकेट कीपिंग में तो वो काफी एक्सपोज हुए। उन्होंने 2 कैचेस भी छोड़े और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब वो जो, खैर मैं मानता हूं कि कैचेस छोड़ने के बाद आदमी थोड़ा सा मॉरली डाउन हो जाता है, लेकिन उसको वो बैटिंग में अपना कंपनसेट कर सकते थे। अब ये नतीजा ये हुआ है कि वही ढाक के 3 पात। अब जब ओवल इंग्लैंड में फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उस टाइम इंडिया के सामने फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी कि अब विकेट कीपर के लिए केएल राहुल को कंसीडर किया जाए या फिर केएस भरत को, क्योंकि केएस भरत ने एज विकेट कीपर कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है। अच्छा, करने को तो केएल राहुल विकेट कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए और यहां स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ने भी बहुत अच्छा कोई काम नहीं किया। तो अब ये टॉस करने वाली बात आ जाती है। लेकिन बैटिंग में केएल राहुल का रिकॉर्ड डेफिनेटली इंग्लैंड में बहुत ज्यादा अच्छा है। और देखिए, खराब फॉर्म हमेशा नहीं चलता है, अभी आईपीएल में पता चल जाएगा। अगर आईपीएल में केएल राहुल ने अच्छे स्कोर किए तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत स्ट्रांग पॉइंट बनता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम में आने के लिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि 5 या 6 नंबर पे केएल राहुल को खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग का स्लॉट तो अब गिल ने पक्का पकड़ लिया है। तो ओपनिंग के लिए तो रोहित और गिल हो जाएंगे, लेकिन केएल राहुल को अगर एडजस्ट करना है तो फिर उन्हें एज ए विकेट कीपर खेलना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा चांस होगा। और दूसरा एक बात जो मैटर ऑफ डिसीजन होगा इंडियन टीम के लिए, वो ये होगा कि अब बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखिए, इंग्लैंड में लास्ट टाइम इंडिया का जो मैच हुआ था वो सितंबर में हुआ था 2021 में इंग्लैंड के साथ, जो कि इंडिया ने जीता था मैच 157 रन से। लेकिन उसमें बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या था, उसमें अश्विन टीम में नहीं थे, उसमें जडेजा टीम में थे और उमेश यादव, मोहम्मद जसप्रीत बुमराह
और शार्दुल ठाकुर, तो शार्दुल ठाकुर ने विकेट भी लिए और वहां रन भी बनाए। तो अब मुझे लगता है कि इंडियन टीम टेम्पटेड होगी शार्दुल ठाकुर को वापस टीम में लाने के लिए, क्योंकि देखिए 2 स्पिनर को वहां खिलाना थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि विकेट में स्पिन नहीं हुआ तो फिर अश्विन को खिलाना शायद भारी पड़ सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले फाइनल में अश्विन और जडेजा दोनों ही खेले थे और दोनों ही बिल्कुल बेकार साबित हुए थे, क्योंकि वो पिच ने बिल्कुल भी स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं किया था, जबकि न्यूजीलैंड ने तो सारे ही अपने फास्ट बॉलर्स खिला दिए थे। अच्छा, ऐसे में मोहम्मद सिराज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सीमिंग कंडीशंस तो होंगी, वहां सीमिंग कंडीशंस होंगी, स्विंग भी होगा बॉल में, तो मोहम्मद शामी के साथ सिराज तो पक्का ही है। और उमेश यादव का देखना पड़ेगा अभी आईपीएल में कैसा उनका वो रहता है। हालांकि ये 4th टेस्ट मैच में तो उनकी काफी पिटाई हुई और वो काफी डाउन भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी आईपीएल के परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर उनके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज फिर शार्दुल ठाकुर तो पक्का ही टीम में आते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो मुझे नहीं लगता कि तब तक फिट हो पाएंगे, और उनके साथ जो अनफॉर्चुनेटली फिटनेस का इशू चल रहा है वो मुझे लगता है कि काफी लंबाई चलने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा मेरी तरफ से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रिव्यू, और देखते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के पहले क्या होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तो इंडिया की जो वनडे सीरीज शुरू होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। हर मैच के दिन भी आपसे मिलेंगे और देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। थैंक यू सो मच।